प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। देश में साल 2014 से जारी विकास यात्रा का किया जिक्र। भारत टेक्स कार्यक्रम में आज लेंगे हिस्सा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का उद्घाटन करते हुए विकसित भारत में सभी वर्गों के योगदान पर दिया बल। गोड्डा में राजकीय गणतंत्र महोत्सव का उद्घाटन। जमशेदपुर में पर्यटन विभाग की पहल पर 23 फरवरी तक चलने वाले स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया उद्घाटन। और राज्य में ठंड में वृद्धि और कमी का सिलसिला जारी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी अंतर। तापमान में फिर धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत न केवल वैश्विक भविष्य को लेकर चर्चाओं के केंद्र में है, बल्कि इस चर्चा का नेतृत्व भी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर वह स्थान प्राप्त है जो पहले कभी नहीं मिला था। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 2014 से ही तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि देश की जनता विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू अनलॉक हुई है। प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए और मैं ईटी को एक हेडलाइन आज दे रहा हूं। स्वामित्व लिखना जरा ईटी के लिए तकलीफ वाला है, लेकिन फिर भी वो तो आदत से हो जाएगा। स्वामित्व योजना की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू अनलॉक हुई है। 100 लाख करोड़ यानी 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पहले भी गांव में मौजूद थी, गरीब के पास मौजूद थी, लेकिन इसका उपयोग आर्थिक विकास में नहीं हो पाता था। प्रॉपर्टी के राइट्स न होने से गांव के लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता था। अब ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। आज पूरे देश से ऐसी खबरें आती हैं कि कैसे स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्ड से लोगों का फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टेक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। व्यवसाय के साथ ही यहाँ केंद्रीय फोकस स्थिरता पर है। पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और जिम्मेदार सोर्सिंग के साथ यह वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम दे रहा है। 6000 विजिटर्स हैं, 5000 एग्जिबिटर्स हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 126 कंट्रीज हैं। सो किसी भी पैमाने पर आप तोलें, साइज, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विश्व का नंबर 1 फेयर है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ भारत टेक्स 2025 विचारों और व्यापार का एक मिश्रण है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत आमद दर्ज की है। पिछले कुछ वर्षों में यदि बात की जाए तो तकनीक से लेकर परंपरागत टेक्सटाइल तक भारत ने काफ़ी प्रगति की है और विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, फ्रॉम
कंप्लीट वैल्यू चेन फ्रॉम यान से लगा के कम्प्लीटली गारमेंट तक, अपैरल तक। तो ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है, शायद हमारे वर्ल्ड के लिए ना हम अभी तक इतने एक्सपोज नहीं थे, बट थ्रू द भारत टेक्स वी कैन शो दैट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इस वर्ष की थीम रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी 70 सम्मेलन सत्रों, सीईओ राउंड टेबल्स और B2B बैठकों में बातचीत को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण अनुकूल रंगों, बायोडिग्रेडेबल कपड़ों, ऊर्जा कुशल विनिर्माण में नवाचार केंद्र स्तर पर ले रहे हैं। भारत टेक्स का ये दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर पहला एडिशन हुआ था जिसमें हमें बहुत चीज़ें ऐसी करने को मिली जिससे हमें प्रेरित होकर इस बार जो एडिशन 2 भारत टेक्स का आया है, ये काफ़ी लैबोरेटिव स्केल पे है। जो विश्व स्तरीय एग्जीबिशन हुआ करती थी, ये उसी स्तर का एग्जीबिशन है। आज दुनिया में बहुत सारे ओवरसीज़ कस्टमर हमारे पास आए हैं, ओवरसीज़ सप्लायर हमारे पास आए हैं। एज ए कंट्री हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें सभी इकट्ठे होकर एक जगह बैठ सकते हैं। नवाचार के साथ परंपरा का मिश्रण, भारत टेक्स 2025 भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत पर भी फोकस है। फैशन शो, रुझान पूर्वानुमान और उत्पादन लॉन्च शिल्प कौशल के साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी प्रदर्शित कर रहा है। टेक्सटाइल वर्ल्ड में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और भारत विकास भी और विरासत भी के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्स जैसे आयोजन मजबूती देते हैं भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और कोशिश है भारत की कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया का सिरमौर बने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल रांची में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए आयोजित प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का उद्घाटन किया। श्री सेठ ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक विधाओं से जुड़े लोगों के उत्थान के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को लाया है ताकि विकसित भारत में सभी वर्गों का योगदान हो। रक्षा राज्य मंत्री ने स्टॉल का भ्रमण कर कारीगरों से मुलाकात और संवाद भी किया। श्री सेठ ने कारीगरों और हस्तशिल्पकारों के सशक्तिकरण पर बल दिया। गोड्डा में कल राजकीय गणतंत्र महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ जिसका लोगों ने लुत्फ उठाया। महोत्सव के दौरान राज्य की समृद्ध कला संस्कृति की झलक दिखी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से रामगढ़ के मोरूबंदा स्थित आवास पर तेनुघाट विद्युत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने TVNL में प्रस्तावित परियोजना का विस्तारीकरण करने के लिए बजट आवंटित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। श्री प्रसाद ने उनकी इस मांग पर जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। इस दौरान पार्टी महासचिव BL संतोष, विनोद तावड़े, तरुण चुग और अन्य नेता मौजूद थे। जामताड़ा के ऐतिहासिक मैदान में कोल महासम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कोल जाति कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष उमाकांत कोल ने कहा कि समुदाय को उचित हक मिलना चाहिए। लागू हुआ सेंट एक्ट के तरफ से कहा गया कि कोल का जमीन 1 इंच भी नहीं आगे पीछे होगा, न ट्रांसफर होगा, न राज्य सरकार ले सकती है न भारत सरकार ले सकती है। आप इतना मजबूत कानून रहते हुए भी भारत का संविधान जब बन रहा था उसमें भी इसको लागू रखा गया है। आज भी कानून का अंदर कानून है, लेकिन इनके ऊपर में अत्याचार, जुल्म, शोषण, लूट खसोट रुक नहीं रहा है। इसलिए सरकार से हम लोग को मांग है सबसे पहले आदिम जाति का दर्जा दिया जाए। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण शिक्षा कवच मुहिम चलाई जा रही है ताकि 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बेहतर उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सके। संपूर्ण शिक्षा कवच के तहत विद्यार्थियों को बेहतर कोचिंग की बदौलत JEE और नीट की तैयारी कराई जाती है। जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि जो बच्चे JEE और नीट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन्हें अच्छे शिक्षण संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया भी जिला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनके माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षण संस्थान में दाखिला तथा फीस के लिए सहयोग किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी इसमें योजनाएं भी तैयार की गई हैं जिसको संचालित किया जा रहा है और उसकी भी सूचना हम लोग सभी विद्यालयों में दे रहे हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड और ख़ासतौर पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसमें उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है
उसकी भी जानकारी सभी विद्यालयों में हम लोग दे रहे हैं। गिरिडीह रोटरी क्लब में मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी कैंप चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष रवि केजरीवाल ने बताया कि गिरिडीह में 7 दिनों तक चलने वाले इस मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी कैंप में 400 से अधिक मरीजों की पहचान की गई है। उन्होंने गिरिडीह वासियों से कैंप का लाभ उठाने की अपील की। डॉक्टर्स की टीम अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ हमारी गिरिडीह की टीम के लिए आती है, गिरिडीह के लोगों के लिए आती है, और ये लोग चाहते हैं कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो इसका फायदा उठाएं। रोटेरियन विकास बगेटिया ने बताया कि वर्ष 1987 से ये कैंप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका से आई टीम जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में प्लास्टिक सर्जरी की सेवा देती है। 18 सदस्य अमेरिकन टीम जो अमेरिका यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से आई है, 7 दिन तक ये कैंप चलेगा। कटे फटे होठ, किन्हीं का हाथ जला हुआ है, किसी के 2 अंगुली सटे हुए हैं, किसी के शरीर में कुछ दाग है, वो सारा ये काम करेंगे 7 दिनों तक। वहीं इस विशेष कैंप का उद्घाटन करने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति सुरेश जालान ने इसे सराहनीय पहल बताया और अमेरिका से आए चिकित्सकों का आभार जताया। मेन हीरो हैं इसके, जो अमेरिका से जो लोग आए जो काम किए वो है मेरे। मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन निश्चित रूप से कई जरूरतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर निजी क्षेत्र भी CSR के तहत विकास और जन कल्याण के कार्यों में हाथ बटा रहे हैं। इसी के तहत रामगढ़ की एक निजी कंपनी ने उपायुक्त चंदन कुमार को लोक सेवा के लिए एम्बुलेंस भेंट किया। लेकिन उद्योग संचालित करने वालों के लिए सरकार ने CSR फंड का प्रावधान किया है, जिसके तहत उद्योगपति समाज सेवा के दृष्टिकोण से संसाधन उपलब्ध कराते हैं। इसी दिशा में श्री वेंकटेश आयरन एंड एलॉय इंडिया लिमिटेड कंपनी ने रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार को एम्बुलेंस डोनेट किया है। उपायुक्त ने कहा कि इस एम्बुलेंस का उपयोग दुलमी प्रखंड की जनता के लिए किया जाएगा। दुलमी में कस्तूरबा स्कूल एक नया इनॉग्रेट किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री जी भी आए थे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे ये गाड़ी टाई अप करके रखवा दें, ताकि क्योंकि थोड़ा दुर्गम एरिया है तो वहाँ पे बच्चियों की सुविधा के लिए एक एम्बुलेंस वहाँ पे। कंपनी के प्रमुख कमल केडिया ने बताया कि सुदूरवर्ती स्थान पर निवास करने वाले जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना उनका प्राथमिक लक्ष्य है। हमने एक एम्बुलेंस गाड़ी जिला प्रशासन को दिया है CSR फंड से, जो उपयोग में आवे, जो गरीब लोग को नई सुविधा मिलती है उसको सर के द्वारा दिया जाएगा। इसी दिशा में विभिन्न कंपनियों को भी लोक कल्याण की दिशा में जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की पहल करनी चाहिए। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए क्लेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। DD झारखंड गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कल की घटना में मृतकों की संख्या 18 हो गई है। मामले में जांच समिति भी गठित की गई है। कल देर रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। घायलों को RML और LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ज्यादातर घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। LNJP अस्पताल में ऑर्थो विभाग ने 7 मरीजों के मामूली चोट के उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। वहीं 2 अन्य मरीजों का भी समुचित इलाज जारी है और जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वह घटनास्थल का CCTV फुटेज खंगालेगी, ताकि घटना के संबंध में सटीक जानकारी मिल सके। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पर सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। कल रात की घटना के बाद अगर बात की जाए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह से रेल सेवा सामान्य है।
प्लेटफॉर्म पर अब सुचारू रूप से रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भारतीय रेल ने स्टेशन पर पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के प्रभावित लोगों को मुआवजे का ऐलान किया है और उसे वितरित भी किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल स्थिति सामान्य है। को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भारतीय रेलवे द्वारा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना में पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घटना पर दुख जताया है। के जो परिजन हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 मोबाइल और 4 फर्जी सिम बरामद किए गए हैं। साइबर डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि ये शातिर अपराधी क्रेडिट कार्ड बंद होने और अन्य बातों का झांसा देकर लोगों से ठगी किया करते थे। एक साइबर अपराध कर्मी को साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कुल 3 मोबाइल 4 सिम बरामद किया गया है। इसका अपराध शैली ये आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का एपीके फाइल्स लोगों को भेजते थे और लोगों का फोन से गोपनीय जानकारी प्राप्त करते थे। इनका कार्य क्षेत्र मूलतः पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश है। जमशेदपुर में पुलिस ने एक अपराधी को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि अपराधी डिमना रोड में किसी की हत्या करने की फिराक में था। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर उसे पुलिस ने धर दबोचा। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। सक्रिय सदस्य है ये और पूर्व में भी इसके द्वारा अपराध किए गए हैं, जिसमें से कि आर्म्स एक्ट और फायरिंग की घटना अंजाम भी दिया गया है इसके द्वारा। अभी भी यह व्यक्ति उसी के इशारे पे कुछ एक कृत्य करने के मंशा से घूम रहा है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके लिए जब जाके घटनास्थल पर सत्यापन किया गया तो थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई की और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के पास एक हथियार मिला। उसके पास एक हम लोग को जिंदा कारतूस भी मिली। साथ ही उसके पास एक 4 व्हीलर भी था, जिसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। दुमका में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ प्रहार करते हुए कोड़ा गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि ये लोग लंबे समय से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनके पास से लूटे गए सामान और खुजली का पाउडर बरामद किया गया है। बाइक नंबर दिया गया था, उस बाइक को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुआ और वो लोगों संलिप्तता अपना स्वीकार किया है। और दुमका में इससे पहले भी 2 अन्य घटना में शामिल रहे हैं, उसकी भी लोग स्वीकार किए हैं। मूल रूप से ये लोग बिहार कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं तथा कथित कोढ़ा गैंग है जो मुख्य रूप से यही छीनते ही काम करना और बैंक से कोई पैसा कैश निकाल के जाते हैं, वैसे लोगों को टारगेट लेके उनका पैसा लूट के भागने का काम करते हैं। इनके पास से घटना में जो बाइक इस्तेमाल किया गया वो मास्टर की और मोबाइल, साथ ही साथ जो खुजली करते हैं का पाउडर भी रखे थे, किसी तरह का उस तरह का छीट के
ध्यान भटका कर लोगों को लूटते थे। तो इस तरह से एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ है। खूंटी में अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और ग्रामीणों ने अलग अलग थाना क्षेत्र में कल विशेष अभियान के क्रम में 612 एकड़ खेत में लगे अफीम की फसल को ट्रैक्टर और अन्य तरीके से नष्ट किया। इधर कर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अफीम की खेती करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दुमका स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र संताल परगना में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयत्नशील है। केंद्र के कृषि फार्म में मोटे अनाज के बीज से बीज के उत्पादन का प्रयोग सफल रहा है। इन बीजों को किसानों के बीच वितरित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का दुमका स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी योगदान दे रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार शैलेंद्र मोहन ने बताया कि संताल परगना में चूंकि सिंचाई की सुविधा सीमित है और यह पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ मोटे अनाज की खेती ज्यादा लाभकारी होगी। तो संताल परगना आराम से जो है आप जो है सो मिलेट्स का खेती कर सकते हैं और इससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस केंद्र ने बीज विस्तार के लक्ष्य में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। 13 वैरायटीज जो 13 ये क्रॉप है, मिलेट्स क्रॉप है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं। वहीं हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक डॉक्टर ए के साहा ने बताया कि इस वर्ष खरीफ के मौसम में भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान हैदराबाद से ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदा, कुटकी और कुट्टू जैसे मोटे अनाजों के बीज मिले थे, जिनसे इस क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में कृषि फार्म में 20 गुना बीज विस्तार किया गया है। जहाँ तक मैंने हम लोग के ये में संभावना तो काफ़ी है, तो इस संभावना को देखते हुए जो है हम लोग इस बार जो है मिलेट्स का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से बीज मंगा करके उसको जस्ट इंट्रोड्यूस किए इंट्रोडक्शन के रूप में। सरकार की मदद और प्रोत्साहन से संताल परगना के किसान मोटे अनाज के उत्पादन में रुचि दिखा रहे हैं, जो आने वाले समय में उनके लिए हर तरह से फायदे का सौदा साबित होने वाला है। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात नो एंट्री में तेज रफ्तार से दौड़ रहे हाईवा ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जुगसलाई बाजार से पति पत्नी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हुआ। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवा चालक को पकड़ लिया और कुछ घंटों के लिए आवागमन बाधित किया। वो नहीं रुका। हम लोग उसको आवाज देके, प्रशासन भी थे, पीसीआर के लोग उनको आवाज दिए। अच्छा, घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। मौजूद थे और दोनों को हम लोग यही मांग है कि उनके परिवार के लोग को बुलाया जाए और प्रशासन के भी लोग हैं यहाँ पे, इंस्पेक्टर साहब भी हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। पर्यटन विभाग की पहल पर आज से जमशेदपुर में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, जो 23 फरवरी तक चलेगा। विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार स्थानीय सोनारी एयरपोर्ट में उन्होंने इसका शुभारंभ किया। रांची में आयोजित 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन हो गया। तेलंगाना की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। समापन समारोह के मौके पर मंत्री राधा कृष्ण किशोर और सुदिव्य कुमार मौजूद रहे। इस अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में 18 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और अर्धसैनिक बलों की 8 टीमों के 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान 13 स्पर्धाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया। इस मीट में मेजबान झारखंड को 1 स्वर्ण सहित कुल 5 मेडल प्राप्त हुए। की टीम को आंध्र प्रदेश की ओर से टीम केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज मुंबई में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अन्य लोगों के साथ साइकिलिंग कर फिट रहने का संदेश दिया।
राज्य में सर्द हवाओं ने चढ़ते पारे पर थोड़ा लगाम लगाया है, लेकिन जल्द ही तापमान फिर से बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 24 घंटे के बाद तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। फिलहाल अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। दिन में जहां आजकल लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं रात में ठंड सता रही है। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। राज्य से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। कोडरमा में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर भारतीय रेलवे की बेहतरीन सेवाएं दिख रही हैं। मेला इन दिनों आस्था का मुख्य केंद्र बना हुआ है। झारखंड से भी लोग महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस संबंध में कोडरमा रेलवे स्टेशन के आरपीएफ के जवान दीपक कुमार ने बताया कि कोडरमा से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों को समस्या न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। लोग रेल प्रशासन आरपीएफ सतर्क होकर गाड़ियों को पास करा रही है और जो लोग यात्रा करने के लिए इच्छुक हैं या पैसेंजर्स हैं, उनको सुरक्षित गाड़ियों में चढ़ाया जा रहा है। यद्यपि भीड़ तो पीछे से आ रही है, बावजूद इसके हम लोग एक एक करके सुरक्षित चढ़ाने के लिए तैनात हैं और लोगों को चढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज जाने के लिए कोडरमा से तकरीबन 1 दर्जन ट्रेन गुजरती है, जिससे यात्रियों को सहूलियत हो रही है। हजारीबाग रोड में चढ़े हैं, वहाँ भी काफी भीड़ थी, यहाँ भी काफी भीड़ है। ये कुंभ की तो ढेर सारी भीड़ चल रही है, अभी आगे और देखा जाए। और यहाँ प्रशासन की व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन भीड़ उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। मतलब प्रशासन भी क्या करे, अभी विवश है इस हालात में। कोडरमा से प्रयागराज जाने के क्रम में किसी भी यात्री को असुविधा न हो, इसके लिए भारतीय रेल के कर्मचारी सजग नजर आ रहे हैं और यथासंभव यात्रियों का सहयोग कर रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 16 फरवरी वर्ष 1944 में धुंडीराज गोविंद फाल्के का निधन हुआ था। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। इन्होंने भारतीय सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इसकी प्रेरणा इन्हें मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में दिखाई गई विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट से मिली थी। साल 1937 में बनी फिल्म गंगा अवतरण दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म थी। भारत सरकार इनकी याद में प्रतिवर्ष सिनेमा जगत में विशिष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के सम्मान देती है। 16 फरवरी वर्ष 1956 को मेघना। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। देश में साल 2014 से जारी विकास यात्रा का किया जिक्र। भारत टेक्स कार्यक्रम में आज लेंगे हिस्सा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का उद्घाटन करते हुए विकसित भारत में सभी वर्गों के योगदान पर दिया बल। गोड्डा में राजकीय गणतंत्र महोत्सव का उद्घाटन। जमशेदपुर में पर्यटन विभाग की पहल पर 23 फरवरी तक चलने वाले स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया उद्घाटन। और राज्य में ठंड में वृद्धि और कमी का सिलसिला जारी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी अंतर। तापमान में फिर धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार।